पता है गांधी जी शायद अंग्रेजों से लड़के देश के लिए इतना कुछ कभी नहीं कर पाते अगर वो 1917 को राजकुमार शुक्ला के कहने पे बिहार के जमीन पे पैर न रखते। बिहार के मिट्टी ने उन्हें वो मोटिवेशन दिया जिससे वो अंग्रेजों के साथ लड़ते, अंग्रेजों को देश से भगाते और देश को आजाद करते। आओ देखते हैं गांधी जी के लाइफ का एक छोटा सा पन्ने को जिसे गांधी जी भी मानते हैं कि ये उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। आओ देखते हैं क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर इंडिगो को, जिसका ऑथर है लुइस फिशर। लुइस फिशर जिन्होंने एक समय में ब्रिटिश आर्मी में वॉलंटियर करा है, वो आगे जाके एक ऐसा किताब लिखते हैं गांधी जी के ऊपर जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा फेमस होता है, द लाइफ ऑफ ए महात्मा गांधी। और इस चैप्टर पे उस किताब का एक छोटा सा पन्ना या एक इवेंट खेलो जिसके बारे में हम जानेंगे। पर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बताऊं जो चैप्टर का नाम है इंडिगो, ये एक प्लांट है जिसे ब्लू कलर बनाया जाता है, ब्लू डाई, और इसे टेक्सटाइल यानी कपड़ों में इस्तेमाल करा जाता है। अब यहाँ पे सीन ऐसा था कि अंग्रेज इंडियन फार्मर्स को जबरदस्ती करते थे कि तुम्हें इंडिगो उगाना ही पड़ेगा, जबकि इससे इंडियन फार्मर्स को कुछ फायदा नहीं होता था बट अंग्रेजों को बहुत फायदा होता था और गांधी जी इसी के खिलाफ लड़ते हैं। तो आओ देखते हैं इस चैप्टर इंडिगो को। बट इससे पहले मैं तुम लोग का दोस्त और होस्ट बीवी निकल चुका कि स्टोरी टेलर बनने की जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूँ बट हाँ वो चीजें कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोगों को ये स्टोरी मरते दम तक याद रहे। तो इसी बात के साथ अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, हम बढ़ते हैं स्टोरी की ओर। तो हमारी कहानी का शुरुआत होता है जब लुइस फिशर यानी इस स्टोरी का ऑथर गांधी जी से जाके मिलते हैं 1942 को उनके आश्रम सेवाग्राम में, और गांधी जी लुइस फिशर को बताते हैं कि कैसे गांधी जी ने डिसाइड किया कि अंग्रेजों को अब तो देश से भगा देना यार। इन सारी चीजों का शुरुआत होता है जब गांधी जी जाके पहुंचते हैं बिहार के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट चंपारण में 1917 को। बट रुको, वो कैसे पहुंचते और क्यों पहुंचते इसे जान लो पहले। तो होता ऐसा है कि दिसंबर 1916 को इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक एनुअल मीटिंग होता है लखनऊ के अंदर। इस मीटिंग में लगभग 2301 डेलीगेट्स आते हैं और कई सारे विजिटर्स आते हैं। इन्हीं विजिटर्स में से एक इंसान आता है जिसका नाम होता है राजकुमार शुक्ला। देखने में एक आम गरीब किसान लग रहा था जो गांधी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आइए हमारे चंपारण में, वहाँ हालत बहुत खराब है और आप ही है जो कुछ कर सकते हैं। बट यहाँ गांधी जी को तो पता भी नहीं था अब तक कि चंपारण है कहाँ। बट देखो आगे जाके यही उनका लाइफ का टर्निंग पॉइंट होने वाला था। तुम जान लो चंपारण बिहार के अंदर पे एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से मेरी बेस्टी बिलोंग करती है। मैं कभी नहीं बोलूंगा चंपारण को। और चंपारण में मिलता है मटन हांडी जो मुझे वो हरामखोर कब खिलाएगी मुझे नहीं पता। खैर बैक टू द स्टोरी। गांधी जी राजकुमार शुक्ला से कहते हैं कि देख भाई अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, अभी आगे मेरा अपॉइंटमेंट है कोयम्बतूर के लिए, एंड देन इसके बाद मैंने देश के अलग अलग हिस्सों पे प्रॉमिस किया कि मैं वहाँ जाके उन्हें विजिट करूंगा, तो अभी तो मेरे पास कोई समय है नहीं। ये कह के गांधी जी वहाँ से उठ के चले जाते हैं। बट जो राजकुमार शुक्ला जी होते हैं ना, वो होते एक बहुत जिद्दी इंसान। वो गांधी जी का हर एक जगह पे पीछा करने लगते हैं, एग्जैक्टली वैसे जैसे एक समय में मैं स्टॉक करता था अपने क्रश को, ट्यूशन से लेके स्कूल तक यार, मतलब प्रोफेशनल स्टॉकर। खैर यार पुराने दिनों को याद नहीं करते। राजकुमार शुक्ला जी भी बन जाते हैं गांधी जी का स्टॉकर, यहाँ तक कि वो गांधी जी के आश्रम तक फॉलो करने लगते हैं गांधी जी को। इन थक हार के जब गांधी जी कहते हैं भाई तेरे को प्रॉब्लम क्या है, तो वो गांधी जी से कहते हैं कि चंपारण के अंदर पे हो रहा है फार्मर्स के साथ बहुत ज्यादा इनजस्टिस। अंग्रेज जबरदस्ती चंपारण के फार्मर्स को इंडिगो उगाने देते हैं जिससे बस अंग्रेजों को फायदा होता है बट चंपारण के फार्मर्स को नहीं। और इस चीज से अब चंपारण के फार्मर्स थक चुके हैं। राजकुमार शुक्ला गांधी जी से बस एक डेट मांगते हैं फिक्स कि आप मुझे एक डेट दे दो और आप चंपारण आओ और हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। अब ये सब सुन के गांधी जी का दिल पिघल जाता है, लगता है गांधी जी भी लौंडे नहीं है। खैर गांधी जी कहते हैं कि मैं कलकत्ता आने वाला हूँ बहुत ही जल्द, और जब मैं वहाँ आऊंगा ना तब मैं तुम्हारे साथ चंपारण भी चलूंगा। अब इसके बाद आगे महीने बीतते हैं और समय आता है जब गांधी जी कलकत्ता आने वाले थे और राजकुमार शुक्ला उनका बहुत ही एक्साइटेड होकर इंतजार कर रहे थे। और गांधी जी ने जैसा प्रॉमिस किया था वो वैसे ही करते। वो कलकत्ता आते, अपना काम निपटाते एंड राजकुमार शुक्ला के साथ पटना जाने वाला ट्रेन पे बैठ के बिहार के लिए निकलते हैं। राजकुमार शुक्ला सबसे पहले गांधी जी को लेके जाते एक फेमस लॉयर के घर जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। ये वही राजेंद्र प्रसाद है जो आगे जाके हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। बट यहाँ पे उनका टाइमिंग गलत था, घर में राजेंद्र प्रसाद जी होते ही नहीं है। अब यहाँ पे गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के घर में पानी प्यास लगता है और बगल में जो कुआं था वहाँ से गांधी जी पानी उठा के पीने लगते हैं। तब राजेंद्र प्रसाद जी के जो नौकर होते हैं ना, वो गांधी जी को ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि गांधी जी आए थे राजकुमार शुक्ला के साथ जो देखने में गरीब और छोटे जात के लग रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि गांधी जी भी ऐसे ही होंगे। और भाई साहब वो एक समय था जब छुआछूत एकदम अपने टॉप पे हुआ करता था कि अगर ये कुएं से गांधी जी पानी पी लेते और वो छोटी जात के निकलते तो ये पूरा पानी प्रदूषित हो जाएगा भाई साहब। तो वो गांधी जी को पानी पीने से रोक देते। इस बात से गांधी जी को बुरा लगता है बट गांधी जी हमारे शांत स्वभाव के थे, वो यहाँ से निकल जाते हैं एंड वो डिसाइड करते हैं कि पहले वो जाएंगे मुजफ्फरपुर जो कि चंपारण पहुंचने से पहले रास्ते पे पड़ता है। बट वहाँ निकलने से पहले गांधी जी एक टेलीग्राम लिखते हैं जेबी कृपलानी को जो कि गांधी जी का एक पुराना फ्रेंड था। अभी के समय वो प्रोफेसर था आर्ट्स कॉलेज ऑफ मुजफ्फरपुर का। जितना राजकुमार शुक्ला ने बताया था सिचुएशन कैसा है चंपारण का, वो इनफ नहीं था, उन्हें और इन्फॉर्मेशन चाहिए था और ये इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल सकता था अपने पुराने दोस्त जेबी कृपलानी से। और इसीलिए वो जा रहे थे मुजफ्फरपुर अपने पुराने दोस्त जेबी कृपलानी जी से मिलने। 15 अप्रैल 1917 को ट्रेन मुजफ्फरपुर पहुंचता है और ट्रेन स्टेशन में जेबी कृपलानी जी और उनके कई सारे स्टूडेंट्स गांधी जी का इंतजार कर रहे थे और वो गांधी जी का स्वागत करते हैं मुजफ्फरपुर में। अब उसके बाद गांधी जी 2 दिन रुकते हैं मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर मलकानी के घर में जो कि गवर्नमेंट स्कूल का एक टीचर था।
अब इसके बाद बैक टू प्रेजेंट गांधी जी लुईस फिशर को बता रहे होते हैं कि जो काम प्रोफेसर मुल्कानी ने किया था 1917 को ना, वो बहुत ही बड़ा था। किसी ऐसे इंसान को जो गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहा था उसे अपने घर में ठहराना, अंग्रेज इसका बहुत बड़ा सजा दे सकते थे उनको, बट उन्होंने फिर भी 2 दिन तक ठहरने को दिया उनके घर पे। फिर गांधी जी बताते हैं कि जैसे ही लोगों को पता चलता है मुजफ्फरपुर और चंपारण का कि गांधी जी आए उन्हें अपने प्रॉब्लम से निकालने के लिए, तो हजारों के नंबर्स पे जो शेयर क्रॉपर्स तुम कह लो फार्मर्स थे चंपारण और मुजफ्फरपुर के, गांधी जी से मिलने के लिए आते हैं। और साथ ही साथ जो मुजफ्फरपुर के लॉयर्स थे वो भी आते हैं गांधी जी से मिलने के लिए। वो आके गांधी जी को ब्रीफिंग देते हैं कि एग्जैक्टली क्या दिक्कतें हैं, और साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि इन दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए लॉयर्स इन गरीब फार्मर से कितना चार्ज करते हैं। जो सुन के गांधी जी का गुस्सा सर पे चढ़ जाता है। गांधी जी ने उन सारे लॉयर्स को डांटना शुरू कर दिया। तुम ही सोचो ना यार, जो लोग प्रॉब्लम में है तुम उन्हें ही लूट के पैसे कमा रहे हो। यार मुझे ना सही में ये वकालत वाला प्रोफेशन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए ये इंसानों को इंसानों की तरह देखते नहीं है। आई एम सॉरी अगर तुम में से किसी का पापा या मम्मी लॉयर है तो, बट यार मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है। खैर अब गांधी जी को इतना तो समझ आ चुका था कि चंपारण के अंदर पे दिक्कत एग्जैक्टली है क्या। वो लुईस फिशर को और हमको ये बताते हैं कि क्या दिक्कत है चंपारण के अंदर पे। चंपारण के अंदर पे जो ज्यादातर लैंड है ना वो इंग्लिशमैन ओन करते हैं, यानी कि अंग्रेज ऑफिशियल्स ओन करते हैं, और जो किसान है ना वो उनके ही जमीन पे खेती करते हैं। इसीलिए कहा गया उन्हें कि वो है शेयर क्रॉपर्स, यानी कि तुम मेरे जमीन पे खेती करो और इसका कुछ हिस्सा तुम्हें मिलेगा और कुछ हिस्सा मुझे देना होगा। दैट्स व्हाई तुमने किताब के अंदर देखा होगा कि शेयर क्रॉपर बोल के लिखा होगा, फार्मर बोल के नहीं लिखा होगा। अब ये इंग्लिशमैन क्या करते थे, अपनी जमीन देते थे शेयर क्रॉपर्स को कि हमारे जमीन पे खेती करो और बदले में ना तुम हमें रेंट मत दो, जितना भी तुम खेती करते हो ना उसका 15% पे तुम इंडिगो उगाओगे, और जैसे फसल उग जाए तो उसे इंग्लिशमैन के हाथों सौंप देना है। देख रहे हो यहाँ पे जो मैंने पहले बताया था कि इंडिगो उगाने के बाद फार्मर्स को कोई फायदा नहीं हो रहा था। एक तो इंडिगो उगाने में खर्चा ज्यादा होता है, एंड जो भी फसल होगा उसे तुम्हें अंग्रेजों को दे देना है, और ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पे होता है, जिसे कहता है इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट। फिर ये इंग्लिशमैन इंडिगो के फसल को इंटरनेशनल मार्केट पे बेच के अच्छा खासा पैसा कमाते थे। मैंने इसलिए पहले ही बताया था तुम लोगों को कि इंडिगो उगाने पे फार्मर्स को 1 रुपए का फायदा नहीं होता था, उल्टा लॉस ही होता था। बट यही चीज एकदम उल्टा था इंग्लिशमैन के केस पे। वो लोग बिना फसल उगाए बिना कुछ करे उन्हें मिल जा रहा है इंडिगो, जिसे वो इंटरनेशनल मार्केट पे बेच के अंधा पैसा छापते थे, और यही सीन लंबे समय तक चलते आ रहा था। बट फिर क्या होता है, जर्मनी के लैब पे बनाया जाता है सिंथेटिक इंडिगो, जिसके बाद जो इंडिगो एक रेयर फसल हुआ करता था अब वो नहीं रहा था, उसका डिमांड पहले जैसा नहीं था। और ये चीज लैंडलॉर्ड्स और इंग्लिशमैन्स को पता चलता है। अब उन्हें पता चल चुका था कि इंटरनेशनल मार्केट पे इंडिगो का डिमांड नहीं है। अब उनका अंधा पैसा छापने का समय गया, तो वो सोचते यार चलो यार जाते जाते भी इन किसानों को थोड़ा लूट लिया जाए। वो शेयर क्रॉपर्स को कहते हैं देखो हम अब सुधर चुके हैं, हम तुम्हें ये 15% वाला जो भी सिस्टम है उससे निकाल रहे हैं, बट इसके बदले में तुम्हें हमें देना हुआ कंपनसेशन, एक मोटा रकम एक बार में ले लेंगे, और इसके बदले में तुम्हें ऐसा कुछ 15% इंडिगो उगाना ही है, कंपलसरी नहीं होगा। कुछ लोगों को ये चीज सही लगा तो उन्होंने पैसे दे दिए, और कुछ लोगों को ये चीज सही नहीं लगा कि तुम्हें लेने को मन नहीं कर रहा, तुम्हारी मर्जी, हम क्यों पैसे दे। और उसी समय धीरे धीरे शेयर क्रॉपर्स के भी कानों में ये खबर आने लगता है कि मार्केट में आ गया अब सिंथेटिक इंडिगो, जिस वजह से इन लैंडलॉर्ड्स इंग्लिशमैन्स को फायदा नहीं हो रहा है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि हम तुम्हें ये 15% वाला एग्रीमेंट से माफ कर रहे हैं, बस कंपनसेशन दे दो। ये कंपनसेशन कुछ और नहीं, एक लूटने का तरीका था। लोगों ने पैसा वापस करने का डिमांड करा। जब इंग्लिशमैन और लैंडलॉर्ड्स ने मना कर दिया कौन सा पैसा कैसा पैसा, तब इन शेयर क्रॉपर्स ने इन वकीलों को पकड़ा कि हमें जस्टिस दिला सके। बट यही वकील क्या कर रहे, इन शेयर क्रॉपर्स को लूट रहे, उनका मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। गांधी जी को समझ आता है कि चंपारण के शेयर क्रॉपर्स फार्मर्स के साथ बहुत बड़े लेवल पे स्कैम हुआ है। पहले वो इंग्लिशमैन और लैंडलॉर्ड से स्कैम करते हैं, एंड देन ये वकील स्कैम कर रहे हैं। तो अब चाहिए था गांधी जी को इन्फॉर्मेशन कि कितने लोगों के साथ ये स्कैम हुआ है, कितने शेयर क्रॉपर्स ने लैंडलॉर्ड्स और इंग्लिशमैन्स को पैसे दिए। इसी का पता करने के लिए गांधी जी जाते हैं ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के पास। जब गांधी जी जाके मिलते हैं ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी से, तो वो साफ साफ मना कर देते हैं कि हम आउटसाइडर को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाले। जिसके जवाब में गांधी जी कहते हैं यहाँ में अगर कोई आउटसाइडर है ना तो वो तुम लोग हो। हम इस चीज को ना फील नहीं कर सकते अभी, क्योंकि हम आजाद भारत में रहते हैं। बट इमेजिन करो कि तुम्हारे घर में कोई और आगे कब्जा करके बैठा हुआ है, और अब तुम्हें अपने घर में कुछ भी करने के लिए उसका परमिशन लेना पड़ रहा है। दिल में कितना दुख दर्द होगा। क्या जब गांधी जी को पता चलता है कि यहाँ काम नहीं बनने वाला, तो गांधी जी जाते हैं तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर के पास। बट वो कमिश्नर एक नंबर का बदतमीज निकलता है। वो अंग्रेज का चौधा गांधी जी को बुली करने लगता है। गांधी जी को धमकी तक दे देता है कि तिरहुत छोड़ के अभी के अभी चले जाओ। बट ऐसे छोटे मोटे धमकी से गांधी जी थोड़ी डरने वाले थे, तो गांधी जी ना किसी को भी मुंह पे जवाब नहीं देते थे। वो ना अपने एक्शन से जवाब देते थे सबको, क्योंकि मुंह से बोलना यार बहुत आसान होता है, बट रियल मैन वही होता है जो करके दिखाता है काम को। और मेरे नजर में गांधी जी सच में एक रियल मैन थे। मैंने उनका ऑटोबायोग्राफी पढ़ा हुआ है। जब भी ऐसे इंटेंस वाला सिचुएशन गांधी जी के लाइफ पे आया है ना, तो गांधी जी ने उसका ऐसे ही सामना किया है। वो मुंह से कुछ नहीं बोलते थे, काम करके दिखा देते थे। खैर अब आगे गांधी जी जाते हैं मोतिहारी पे, जो कि उस समय चंपारण का कैपिटल हुआ करता था। वहाँ वो ढेर सारे लॉयर्स को इकट्ठा करते हैं और एक घर लेते हैं, और वहीं पे वो अपना हेडक्वार्टर सेटअप करते हैं और पूरा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं कि अगर अंग्रेज खबर नहीं दे रहे तो क्या हुआ, मैं खुद से खबर निकाल लूंगा। और ऐसा ही होता है। एक रिपोर्ट आता है कि पास के किसी गांव में किसी किसान को बुरी तरीके से पीटा गया है किसी लैंडलॉर्ड के द्वारा। तो गांधी जी डिसाइड करते हैं कि वहां जाके वो देखेगा कि सीन क्या चल रहा है, और अगले मॉर्निंग वो हाथी पे बैठ के उस गांव के लिए निकल रहा होता है। बट रास्ते में
में गांधी जी को एक पुलिस सुपरिटेंडेंट मैसेंजर अपने कैरेज पे यानी अपने घोड़े गाड़ी में आके रोकता है और कहता है कि आप आगे नहीं जा सकते, आपको मेरे साथ वापस चलना पड़ेगा, आपके नाम पे एक लीगल नोटिस आया है। अब जैसे गांधी जी ने सुना कि लीगल नोटिस आया है तो मना नहीं करते, वो उस मैसेंजर के साथ चलते हैं और पुलिस स्टेशन आने के बाद जब वो नोटिस को खोल के देखते तो वहां में लिखा हुआ था चंपारण छोड़ दो, क्विट चंपारण इमीडिएटली। अब देखो गांधी जी को ना ऐसे छोटे मोटे लीगल नोटिस से फर्क नहीं पड़ता था, वो जो काम करने आए थे वो करेंगे, बस उनका करने का तरीका थोड़ा अलग होने वाला था। गांधी जी उस लीगल नोटिस पे साइन करते हैं बट वो कहते हैं कि मैं इस लीगल नोटिस का पालन नहीं करूंगा, मैं वही करूंगा जो सही होगा। तो जब गांधी जी ने उस चंपारण छोड़ने का लीगल नोटिस को मुंह पे रिजेक्ट कर दिया तो अगले दिन कोर्ट की तरफ से समन आता है कि गांधी जी को कोर्ट पे पेशी देना है। जिस दिन गांधी जी के लिए कोर्ट से समन आया था उस दिन पूरे रात गांधी जी सोते नहीं है। वो राजेंद्र प्रसाद को एक टेलीग्राम लिखता है कि तुम और तुम्हारे जितने भी सारे इन्फ्लुएंशियल लॉयर फ्रेंड है ना वो सारे के सारे बिहार आओ। साथ ही साथ वो अपने आश्रम में भी इंस्ट्रक्शन भेजते हैं क्योंकि अब गांधी जी को यहाँ चाहिए था सपोर्ट। अदालत में कुछ भी हो सकता था क्योंकि कानून अंग्रेजों का था और जिन्होंने गुनाह किया था वो भी अंग्रेज थे, तो सपोर्ट तो चाहिए लोगों का। साथ ही साथ जो भी उनके साथ हुआ था उन्होंने एक रिपोर्ट बना के वाइसरॉय के पास भी भेजा और उस रात जो भी प्लानिंग किया था उन्होंने एग्जैक्टली अगले दिन ऐसा ही होता है। पूरे मोतिहारी के अंदर पे किसान इकट्ठा हो जाते हैं। जिस कोर्ट में गांधी जी को बुलाया गया था यानी कि उनका जो समन था वहां लोगों का भीड़ जम जाता है। लोग लंबे लाइन पे खड़े थे दूर दूर के गांव से कि एक इंसान जो हमारे लिए लड़ रहा है हम कैसे उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, हम सब गांधी जी के सपोर्ट पे है। इतने सारे हजारों में लोग जब कोर्ट के बाहर इकट्ठा थे ना तो अंदर बैठे हुए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और जज हैरान था कि भाई साहब इस क्राउड को कैसे कंट्रोल करा जाए। जज ने गांधी जी से रिक्वेस्ट करा कि आप थोड़ा मदद करो हमें और इस क्राउड को शांत करो। अब गांधी जी भाई साहब भले मानुस, उन्होंने जैसा जज ने कहा वैसे ही किया। वो कोर्ट रूम से बाहर निकले और लोगों को शांत करा और दोबारा वापस आए। अब जो लॉयर था उसे समझ आ गया था कि इतने लोगों के सामने गांधी जी के साथ इनजस्टिस नहीं करा जा सकता, तो वो कहते हैं कि केस को डिले करते हैं थोड़ा, किसी और दिन लड़ते ये केस। जब भी हम लोग एक साथ होते हैं ना तो उसका एक अलग एनर्जी होता है और उस एनर्जी से चाहे अंग्रेज हो या कोई भी हो सब डरते हैं यार। उस कोर्ट के अंदर भी वो लॉयर भी धरा हुआ था बट गांधी जी ने कहा कि कोई डिले नहीं होने वाला, जो भी फैसला लेना है आज ही लेना है, अभी के अभी लेना है। गांधी जी का ऐसा कहने पे कोर्ट पे उनका केस का सुनवाई होता है, जिसके बाद गांधी जी कहते हैं कि हो सकता है कि मैंने कानून तोड़ा है, मैंने लॉ ब्रेक किया है, बट मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मैं था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे, मुझे सही और गलत में से किसी एक को चुनना था। एक तरफ मेरे एक्शंस की वजह से कानून टूट रहा था, मैं लॉ ब्रेक कर रहा था, बट दूसरी तरफ मुझे इंसानियत को बचाना था। वो लोग जिनके साथ इनजस्टिस हो रहा था उनके लिए लड़ना था। तो ठीक है मैंने कानून तोड़ा है बट मैंने कानून इसलिए नहीं तोड़ा कि मैं गवर्नमेंट का डिसरेस्पेक्ट करता हूँ। किताब में एक लाइन है जहाँ पे कहा गया वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि देखो एक होता है कानून और कानून से भी एक ऊपर चीज होता है जहाँ तुम देखते हो सही गलत क्या है। तो गांधी जी ने वही किया जो उन्हें सही लगा और सही क्या था तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है। उन लैंडलॉर्ड्स ने शेयर क्रॉपर्स यानी किसानों के साथ गलत किया था जिस चीज के लिए गांधी जी लड़ रहे थे। तो इसीलिए आगे गांधी जी कहते हैं कि अगर कोर्ट को लग रहा है कि मैंने कुछ गलत किया तो मैं पेनल्टी भरने के लिए तैयार हूँ। तो जो कोर्ट में बैठा हुआ मजिस्ट्रेट या जज कह लो वो कहता है कि मुझे 2 घंटे का समय चाहिए, इसके बाद मैं बताऊंगा क्या डिसीजन लेना है। क्योंकि भैया बंदा डरा हुआ था कि इतने लोगों के सामने अगर कुछ भी गलत सलत डिसीजन ले लेता है ना भाई साहब तो ये भीड़ क्या कर देगा ये तो किसी को नहीं पता। तो वो गांधी जी से कहता है कि आप 2 घंटे का जो कि 120 मिनट होता है उसका बेल जमा करो एंड उसके बाद देखते क्या होता है। बट गांधी जी साफ साफ मना कर देता है, जो भी डिसीजन लेना है अभी के अभी लो। तुम समझ रहे हो ये डिले क्यों करा जा रहा है? इस भीड़ का पावर को कमजोर करने के लिए। एक बार अगर भीड़ शांत हो गया तो वो गांधी जी के साथ कुछ भी कर सकते थे, बट गांधी जी अरियल थे, वो मानने वाले कहा थे। तो जज ने फाइनली उन्हें छोड़ दिया विदाउट बेल। जज ने ये कह के खत्म किया केस को कि मैं अभी कुछ दिनों तक इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं करने वाला और जब तक सुनवाई नहीं होता तब तक गांधी जी चंपारण के अंदर पे रह सकते हैं। भाई साहब देखो ये होता है इंसान का ऑरा। जज का भी हेकरी निकल गया गांधी जी के सामने, बिना बेल बिना पेनल्टी दिए गांधी जी कोर्ट से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद गांधी जी देखते हैं उन्होंने जितने भी प्रोमिनेंट लॉयर्स को बुलाया था वो सारे के सारे बिहार पहुंच चुके हैं। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मुजबुरुल हक और भी ढेर सारे बड़े बड़े लॉयर्स गांधी जी के साथ इकट्ठा होकर एक मीटिंग करते हैं जहाँ गांधी जी इन बड़े बड़े लॉयर से पूछते हैं क्या होता अगर मैं जेल चला जाता, आप लोग क्या करते? तो इतने सारे लॉयर में से एक सीनियर लॉयर कहता है आगे आके कि हम तो आपको सपोर्ट करने आए थे, अगर आप भी जेल चले जाते तो हम क्या करते, हम घर चले जाते। फिर गांधी जी कहते हैं कि क्या ये शेयर क्रॉपर्स के साथ इंजस्टिस हो रही है क्या सिर्फ मेरा लड़ाई है क्या, तुम लोग का नहीं है? और तभी राजेंद्र प्रसाद जी खड़े होते हैं और कहते हैं कि जब गांधी जी जो कि हमारे यहाँ के है भी नहीं, इतने दूर से आके इन किसानों के लिए लड़ रहे हैं, जेल जाने तक के लिए तैयार है, तो हम क्यों नहीं लड़ सकते? हम तो यही के लोग हैं। इस बात से सभी लॉयर्स एग्री करते हैं क्योंकि देखो ये लड़ाई गांधी जी का सिर्फ अकेले का नहीं था और ना ही गांधी जी अकेले लड़के इस लड़ाई को जीत सकते थे, सबका साथ चाहिए था। और इस मोमेंट के बाद सबने ये चीज समझा कि हम जब साथ होंगे इकट्ठा होंगे तो एक अलग ओरा बनेगा और उसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, अंग्रेजों का हेकरी तक निकाल सकते हैं। तभी सारे लॉयर्स एक साथ एग्री करते हैं। जो सवाल पूछा था गांधी जी ने उसका जवाब देते हैं कि अगर मैं जेल चला गया तो तुम लोग क्या करोगे? वो कहते हैं कि अगर आप जेल चले गए तो हम भी आपके पीछे पीछे जेल जाएंगे। यानी कि अब सारे के सारे लोग उस इनजस्टिस जो भी चल रहा था चंपारण के अंदर उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार थे। और गांधी जी यही पे कहते हैं जब तुमने ये डिसीजन ले लिया इसका मतलब हमने चंपारण का लड़ाई जीत लिया। जिसके बाद गांधी जी एक पेन पेपर मांगते हैं और जितने भी लॉयर्स थे उन्हें एक ग्रुप पे डिवाइड कर देते हैं और कहते हैं कि अगर मुझे जेल हो गया तो तुम लोग किस तरीके से एक सिस्टमेटिक प्लान के साथ जो भी मैं तुम्हें कहूंगा वो चीज करके मेरे पीछे पीछे जेल आओगे। बट ऐसा कुछ नौबत आता ही नहीं है। जो जेल जाने का सीन था ना वो टाल दिया जाता है। कुछ ही दिनों में एक लेटर मजिस्ट्रेट की तरफ से आता है गांधी जी के पास जहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो केस गांधी जी के ऊपर लगाया था वो वापस ले लेते हैं, जिसके ऊपर गांधी जी ये कहते हैं कि ये हमारे इंडियन हिस्ट्री पे
पहली बार था जब हमें पता चला कि बिना वायलेंस करे, सिविल डिसोबीडियंस करके हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सकते हैं। तुम्हें पता है कि आगे कैसे ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट काम करता है? बिल्कुल नॉन वायलेंस तरीके से, बस गवर्नमेंट का विरोध करो, जो वो कहते हैं उसका उल्टा करना है। इसी को कहता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और उसका पहला शुरुआत काम करता है कि नहीं करता है, गांधी जी को इसी पल पता चलता है कि अगर चंपारण में काम कर रहा है तो हर जगह काम करेगा भाई साहब। इसके बाद गांधी जी और कुछ लॉयर्स मिलकर एक इंक्वायरी बैठाते हैं जहां 10,000 से भी ज्यादा शेयर क्रॉपर्स के फाइल्स को इकट्ठा करा जाता है, जहां गांधी जी को पता चलता है कि ये वो शेयर क्रॉपर्स है जिन्होंने लैंडलॉर्ड्स को पैसे दिए उस एग्रीमेंट को खत्म करने के। बट जब पता चला उन्हें और उन्होंने पैसे की डिमांड करा तो लैंडलॉर्ड्स ने मना कर दिया। तो इनके साथ गलत तो हुआ है। गांधी जी के पास जितना एविडेंस चाहिए था केस को लड़ने के लिए उन्होंने वो इकट्ठा कर लिया था। पर इसी बीच गांधी जी के पास एक समन आता है उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट के द्वारा, जिस समन पे गांधी जी को बुलाया गया सर एडवर्ड गेट से बातें करने के लिए कि सीन क्या है, आके बातचीत करके सॉल्व करते हैं। बट यहाँ पे गांधी जी स्मार्ट थे, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने जाते और पता नहीं क्या सीन हो जाता। तो वो जाने से पहले जो अपने एसोसिएट थे ना, यानी कि अपने बंदे लोग यार, उनके साथ एक मीटिंग कराते हैं कि अगर किसी भी रीजन से मैं वापस नहीं आ पाता हूँ, मुझे कोई जेल हो जाता है, तो तुम्हें कर देना है फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट। ये कह के गांधी जी जाते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने के लिए। 4 लंबे लंबे मीटिंग्स होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ गांधी जी का, जिसका रिजल्ट ये होता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करते हैं एक ऑफिशियल कमेटी जो पता करेगा, इंक्वायरी करेगा कि इन इंडिगो शेयर क्रॉपर्स का सिचुएशन क्या है। अभी तक जो भी इन्फॉर्मेशन इंक्वायरी निकाला गया था वो गांधी जी के द्वारा निकाला गया था, बट अब पहली बार अंग्रेज अपने तरफ से एक ऑफिशियल इंक्वायरी बैठाने वाले थे। इस इंक्वायरी कमीशन के अंदर पे लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे और थे गांधी जी, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे सारे शेयर क्रॉपर्स को। लगातार पूरा 1 साल ये इंक्वायरी चलता है और गांधी जी अपना 1 साल चंपारण पे बिताते हैं। इस बीच वो चंपारण के लिए बहुत कुछ करते हैं, बट उसके बारे में बाद में बात करते हैं। इस पूरे 1 साल का इंक्वायरी में फाइनली रिजल्ट ये आता है कि सही में शेयर क्रॉपर्स के साथ चंपारण के अंदर पे इनजस्टिस हुआ है, लैंडलॉर्ड्स ने गलत किया है। अब शेयर क्रॉपर्स को मिलने वाला था जस्टिस, और जस्टिस क्या था? कंपनसेशन यार। जो पैसा झूठा वादा करके लैंडलॉर्ड्स ने खाया था शेयर क्रॉपर्स से, वो वापस करना था। लैंडलॉर्ड्स पूछते कि कितना पैसा वापस चाहिए, उन्हें लगता है कि गांधी जी डिमांड करेंगे कि 100% पूरा चाहिए, बट गांधी जी कहते हैं कि हमें 50% दे दो, हम उससे भी खुश है। बट लैंडलॉर्ड्स कहते हैं कि हम तो बस 25% ही दे पाएंगे। वो इस उम्मीद से कहते हैं कि गांधी जी कहाँ मानने वाले 25%, इतना बड़ा लड़ाई लड़ाई उन्होंने, वो तो 50% लेके ही मानेंगे। बट इस चक्कर में समय बर्बाद होगा और धीरे धीरे ये केस ठंडा पड़ जाएगा। देखो कोर्ट कचहरी का केस ऐसे चलता है, जो गुनहगार होता है ना वो ऐसे ही बचता है, वो चाहता है कि बस समय डिले होते रहे ताकि सब भूल जाए इस चीज के बारे में। और यही इन लैंडलॉर्ड्स का प्लान था। बट गांधी जी समझदार थे, कच्चे खिलाड़ी नहीं थे, वो भी एक वकील थे। वो कहते हैं कि चलो 25% दे रहा हूं ना, तुम लोग दे दो और कहानी यही पे खत्म करते हैं। वो सारे लैंडलॉर्ड्स एक्सपेक्ट नहीं करते कि गांधी जी 25% पे मान जाएंगे, बट गांधी जी मान जाते हैं क्योंकि गांधी जी के लिए ये लड़ाई इनजस्टिस के खिलाफ था। गांधी जी पैसे के लिए नहीं लड़ रहे थे, जो इनजस्टिस हुआ था उसके खिलाफ लड़ रहे थे। और गांधी जी ने वो 25% ही सिर्फ दिलवा की सही, बट जो इनजस्टिस शेयर क्रॉपर्स के साथ हुआ था उसका बदला लिया था। जिसके बाद चंपारण के किसानों को पता चलता है कि उनका राइट्स क्या है। ऐसा कोई भी ओंगा बोंगा आके उनके साथ गलत नहीं कर सकते। अगर कोई भी चीज गलत होता है तो वो उनके लिए खड़ा हो सकते हैं, लड़ सकते हैं, जैसा गांधी जी ने उनके बिहाफ पे लड़ा है। अब देखो इस पॉइंट के बाद जो चंपारण का लड़ाई था वो तो खत्म हो चुका था। शेयर क्रॉपर्स को जस्टिस मिलता है और जो अंग्रेज जमीन हड़प के बैठे हुए थे ना चंपारण का, वो कुछ सालों बाद उसे छोड़ के चले जाते हैं और जमीन मिल जाता है फार्मर्स को। इंडिगो फार्मिंग खत्म होता है। अब लोग अपना खेत था जिसे जो उगाना है वो उगा सकते हैं। बट देखो यहाँ पे चैप्टर खत्म नहीं हुआ है अभी। गांधी जी ने चंपारण के लोगों का हक उन्हें दिलवा दिया था, उनका जमीन उन्हें दिलवा दिया था, बट अभी भी चंपारण का हालत बहुत खराब था। और साथ साथ गांधी जी भी ना कभी भी ऐसे पॉलिटिकल लड़ाई नहीं लड़ने चाहते थे, वो तो समाज के अंदर भी सुधार करना चाहते थे। जो हमारे इंडिया का कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस है उसे खत्म करना चाहते थे। अब आओ देखते हैं कैसे गांधी जी ने चंपारण के अंदर में तरीके से तुम कहोगे समाज को सुधारा। जो दिक्कतें थे चंपारण के अंदर पे सोशल और कल्चरल, उसे सुधारने में मदद करा। गांधी जी देखते हैं कि चंपारण के विलेजेस पे स्कूल, पढ़ाई लिखाई ऐसा सीन बहुत कम था, तो गांधी जी चंपारण के 6 डिस्ट्रिक्ट पे नए प्राइमरी स्कूल्स खुलवाते हैं और उन स्कूल्स में पढ़ाने के लिए अलग अलग जगह से लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आके वॉलंटियर करे। और लोग आते भी है। 2 इंसान था, महादेव देसाई और निहारी पारिक, अपने बीवी बच्चों के साथ चंपारण आ जाते हैं और वहाँ के बच्चों को पढ़ाने लगते हैं। साथ ही साथ गांधी जी अपनी पत्नी को और अपने लड़के को भी चंपारण बुलाता है और उन स्कूल्स पे पढ़ाने के लिए मोटिवेट करता है। जो कस्तूरबा गांधी थी यानी गांधी जी की पत्नी, वो चंपारण के लोगों को हेल्थ, हाइजीन यानी कि साफ सफाई कैसे होता है वो चीजें सिखाती है। और साथ ही साथ गांधी जी को दिखता है कि चंपारण के अंदर पे लोगों का हेल्थ कंडीशन भी बिल्कुल अच्छा नहीं था, तो देश के कोने कोने से डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि चंपारण आके 6 महीने के लिए सही वॉलंटियर करे। और डॉक्टर्स गांधी जी के कहने पे ऐसा आके करते भी है। मेनली 3 तरीके का मेडिसिन उस समय दिया जा रहा था चंपारण के अंदर पे। तुम्हें यहाँ पे तीनों मेडिसिन का नाम और उनका काम क्या है वो याद रखना है। डॉक्टर उस समय अपने साथ 3 तरीके का दवा लाते थे। पहला है कैस्टर ऑयल, दूसरा है क्यूनाइन और तीसरा है सल्फर ऑइंटमेंट। इन तीनों का क्या क्या काम था? जिन्हें भी मुंह के अंदर पे कोई दिक्कत होता था उन्हें डॉक्टर कैस्टर ऑयल रेकमेंड करते थे, और जिन्हें भी मलेरिया होता था उन्हें कैस्टर ऑयल और क्यूनाइन दोनों रेकमेंड करा जाता था, और जिन्हें भी स्किन प्रॉब्लम होता था उस समय उन्हें रेकमेंड करा जाता था सल्फर ऑइंटमेंट एंड कैस्टर ऑयल। उसके बाद गांधी जी अपने पत्नी कस्तूरबा गांधी से कहती है कि तुम ना
चंपारण की जो लेडीज है ना, उनका कपड़ा पहनने का जो तरीका शरीका है उस पर भी थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पे वो ऐसे जज नहीं कर रही थी कि छोटा बड़ा कपड़ा पहनना, मतलब देखो सीन क्या था। गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा मिलती है एक औरत से जो कहती है कि मेरे पास बस एक ही साड़ी है। लिटरली तुम इमेजिन करो, वो बॉक्स खोल के दिखाती है अपना कि मेरे पूरे घर में बस एक ही साड़ी है मेरे पास। आई डोंट नो वो कैसे सर्वाइव करती थी। और ये सिर्फ एक औरत का बात नहीं था, वहाँ पे ऐसा ही सिचुएशन था उस समय। गरीबी एक्सट्रीम लेवल पे चल रहा था चंपारण के अंदर, और इसमें चंपारण के लोगों का कोई गलती नहीं था। अंग्रेज लंबे समय से लूट रहे थे हमें, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं था गरीबी के अलावा। आज भी देखो हमारे देश पे कितना गरीबी है, और वहीं पे अंग्रेज क्या ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। एक समय था जब हमें सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, बट आज देखो क्या है हम। जब भी कोई इंटरनेशनल न्यूज देखता हूँ मैं, तब ऐसे दिखाया जाता है इंडिया को, ये है गरीब देश, ऐसा होता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। गरीबी, भुखमरी, माल न्यूट्रिशन देख के बहुत बुरा लगता है। बट क्या ये सब हम डिजर्व करते थे? बिल्कुल नहीं। हमें लंबे समय से लूटा गया है, जो समय से है। धीरे धीरे हम इंप्रूव कर रहे हैं, बट अगर ये पॉलिटिशियंस हमें लूटना कम कर देना तो देश का और थोड़ा भला हो जाता है। बट क्या करें, अंग्रेजों के बाद इन्होंने तो उनका जगह लिया है। खैर, बैक टू द स्टोरी में मैंने पहले बताया था कि गांधी जी पूरे 1 साल चंपारण रुकते, क्योंकि जो कमीशन बना था वहाँ पे 1 साल पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है, इंक्वायरी होता है। अब इन पूरे 1 साल में गांधी जी यहाँ बैठे बैठे भी उनकी गुजरात के अंदर पे जो आश्रम था वहाँ में क्या हाल चाल है, उनका फाइनेंशियल अकाउंट्स, पैसे आ रहा है नहीं आ रहा है क्या है, सारे सीन के बारे में कवर रखता था। लेटर्स लिखा जाता था, एक छोटे से छोटा डिटेल भी गांधी जी छोड़ते नहीं थे। और जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ये गांधी जी के लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, जहाँ गांधी जी को भी समझ आया और देश के लोगों को भी समझ आया कि हमारे देश में बैठ के ये अंग्रेज हमें नहीं बता सकते कि हमें क्या करना है, हमें नहीं करना है। हमें जो सही लगता है हम वही करेंगे। हमारे साथ कोई भी ऐसे इंजस्टिस करके औंगा पोंगा चला नहीं जा सकता। चंपारण के बाद गांधी जी ने कई सारे और मोमेंट करा। गांधी जी अब लोगों की आंखों में भी वो चीज देख पा रहे थे कि अब लोग अपने हक के लिए खड़ा होना चाहते थे, लड़ना चाहते थे। अब स्टोरी यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म हो गया, हैप्पी एंडिंग। बट एक छोटा सा चीज है, एक छोटा सा इवेंट है जहाँ में गांधी जी से मिलने आता है उनका एक बहुत ही पुराना दोस्त चार्ल्स फ्रेयर एंड्रू, जो कि एक इंग्लिशमैन था। वो ना गांधी जी को बहुत मानते थे, इट्स लाइक वो फॉलोअर थे गांधी जी के, बिग फैन यार। तो जो गांधी जी के लॉयर फ्रेंड्स थे वो चाहते थे कि इस इंग्लिशमैन को भी अगर हम अपने साइड ले लेते ना, तो यार हम आगे चंपारण का लड़ाई और अच्छी तरीके से लड़ सकते, एकदम धूम धड़ाका होगा, कोई अंग्रेज अगर हमारे साथ हो। बट गांधी जी इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करते। उनका मानना था कि अपना लड़ाई हमें खुद ही लड़ना होगा, हम किसी और के कंधे पे बंदूक रख के गोली नहीं चला सकते। हमारा देश है, इसके लिए हम खुद ही स्ट्रगल करेंगे और इसे आजाद करेंगे। चार्ल्स फ्रेयर एंड्रू जो होते हैं वो गांधी जी को बाय करने आ रहे होते, क्योंकि वो एक लंबे छुट्टी पे जाने वाले थे फिजी पे। अब बताओ छुट्टी पे जाने वाला इंसान को यहाँ पे गांधी जी के दोस्त सोच रहे थे कि काम पे लगा देते हैं। गांधी जी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते, अपना लड़ाई हम खुद लड़ेंगे। जाओ भाई साहब, तुम अपने छुट्टी पे जाओ, एंजॉय करो, मजे मारो। और इसी के साथ ये स्टोरी होता है खत्म। आई नो बहुत ही लंबा था, इस स्टोरी के ऊपर काम करते करते मेरा भी फट गया यार। अगर तुम ऐसा ही मेरा काम देखना चाहते हो आगे, तो यार दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तुम लोग का सपोर्ट मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय। आई डोंट नो क्या दिक्कत है, व्यूज नहीं आ रहा यार, मैं बहुत अंदर से दुखी हूँ। जब अच्छे खासे व्यूज आता है ना, तो एक मोटिवेशन होता है कि यार काम करना है। तो इसी बात के साथ मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाना मत। थैंक यू, लव यू ऑल।